पुण्य जीत जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य सेविका की भर्ती की तैयारी आप सभी की बहुत ही अच्छी चल रही है और आप सभी में से काफी लोग निरंतर परिश्रम कर रहे हैं और उसी तैयारी को थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाए थे पूरा कोर्स को फ्री में पढ़ाने के लिए। आज एक वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में सारे प्रश्न मिलेंगे ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी है, अगर आप में कोई डाउट है, कोई डर है और आपको लगता है आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कमजोर रह गई है, तो मेरा यकीन मानिए अगर आप अच्छी हो जाएगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। इस पूरे फ्री कोर्स में आपको 1 से 20 तक के टॉपिक की सभी एमसीक्यू मिलेंगे, उनकी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, सबका डिस्क्रिप्शन डिटेल में एनालिसिस मिलेगा, जिससे आपके ना सिर्फ एमसीक्यू तैयार होंगे बल्कि आपका टॉपिक भी तैयार होगा। जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको परीक्षा में हेल्प मिलेगी। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कमजोर रह गई है, आपको डाउट नहीं रहेगा। आपको कम से कम 70 से 80 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलेंगे अपनी परीक्षा में। तो इस वीडियो के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। आप में से कई लोग इन सभी मजबूत बनाइए ताकि सफलता आपको हासिल हो और आपकी तैयारी में कहीं पर भी कोई कमी न रहे। इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई फालतू बात नहीं की गई है। आपको A to Z पूरी जानकारी मिलेगी, सिर्फ टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करने को मिलेगी। मैं फिर से एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइव क्लासेस में कम से कम पढ़ा करिए, क्योंकि उसमें टीचर्स कमेंट बहुत पढ़ते हैं और आपका समय जाया होता है। रिकॉर्डेड क्लासेस आप जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि वहां पर टीचर्स को कमेंट पढ़ने का मौका नहीं मिलता या कमेंट पढ़ते ही नहीं है, जिससे आपको सिर्फ पढ़ाते हैं और आपका समय बचता है। समय की कीमत जो समझेगा वही सफल होता है। तो समय की कीमत को समझिए। ये रिकॉर्डेड वीडियो है और इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, एक एक चीज को समझना है ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। और इसी तैयारी के लिए मैं आपके लिए कुछ पीडीएफ बैच लेकर आया था और उसकी फीस मैंने अब बहुत ही ज्यादा घटा दी है। अगर आप उस पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाया जाने वाले व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करिएगा, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बैच की फीस मात्र 100 रुपए है। सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, तो ही आप इस पीडीएफ से जुड़िएगा। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आपके पास पीडीएफ है, आपके पास पढ़ने का डेटा है, तो फिर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, आपके शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप जुड़ पाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अपना हौसला आपको बनाकर रखना है, बिल्कुल भी बोरियत मत हासिल होने देना महसूस। 3-3 घंटे में या 2-2 घंटे में आप इस वीडियो को बांट लीजिएगा और 5 चैप्टर या 8 चैप्टर या 10 चैप्टर ऐसे करके पूरा वीडियो आपको कंप्लीट करना है। एक बार 5 चैप्टर हो जाए तो ब्रेक ले लीजिए, या 2 चैप्टर एक बार हो जाए तो ब्रेक ले लीजिए। इस तरीके करके आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट करना है और डेली कम से कम आपको आधा वीडियो तो देखना ही है, ताकि बचे हुए समय में आप पूरी तैयारी कर सकें, पूरे टॉपिक्स को एक एक बार देख सकें। और बाकी मैं आपको अन्य टॉपिक्स के लिए छोटे छोटे वीडियोस लाता रहता हूं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे एक अन्य चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिसका नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आपके 20 टॉपिक जो आपकी सफलता की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक पूरी मेहनत के साथ ये 20 टॉपिक अटेंड करेंगे, इन 20 टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, इन 20 टॉपिक्स को पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। आपकी मेहनत आपके काम आएगी और परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो मुख्य सेविका के कार्य और जिम्मेदारियां हैं।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको अच्छे से करिएगा। पहला प्रश्न है आपका इसमें कि मुख्य सेविका का कार्य क्या है। तो मुख्य सेविका के दो प्रमुख कार्य होते हैं, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना और उसकी जो सहायिका होती है उसको सहायता देखने को मिलेंगे। मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? आपको बहुत से लोग बताएंगे कि क्षेत्र स्तर पर कार्य करती है, ग्राम स्तर पर कार्य करती है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती है, जिसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी उसी स्तर पर कार्य करता है जिस स्तर पर उसको नौकरी दी जाती है, और मुख्य सेविका को नौकरी ब्लॉक स्तर पर मिलती है, ब्लॉक लेवल पर मिलती है, खंड स्तर पर मिलती है। तो यहां पर आपको काफी लोग कंफ्यूज किए होंगे पहले भी, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य सेविका का कार्य क्या है? आईसीडीएस योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण। ए बी दोनों, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों कार्य हैं। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप अपना रिवीजन भी सही से दिखा सके कि आपने अब तक कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईसीडीएस द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी प्रगति का निरीक्षण करना है और आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य सेविका का पद है सीडीपीओ से ऊपर या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से नीचे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर मुख्य सेविका आती है, उसके ऊपर सीडीपीओ आती है, और आंगनवाड़ी के नीचे आंगनवाड़ी सहायिका आती है। ये क्रम है, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनवाड़ी कार्य करती हैं। तो ये वैसे परीक्षा में आपके प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। औसतन 25 आंगनवाड़ी कार्य करती हैं एक मुख्य सेविका के नीचे, लेकिन इसकी संख्या कम और ज्यादा तक हो सकती है। किसी के नीचे 10 हो सकती है, किसी के नीचे 30 हो सकती है, किसी के नीचे 20 हो सकती है। ये सरकार अपने कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार आंगनवाड़ियों का क्या कहते हैं दायित्व मुख्य सेविकाओं को देती हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टीकाकरण, या ए बी और दोनों, या कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईसीडीएस जो लाभार्थी होते हैं जिन्हें उस योजना से लाभ मिलता है, वो उनको पोषण सेवाएं दी जाती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें टीकाकरण प्रमुख होता है दी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती है। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक या छमाही। साप्ताहिक यानी 7 दिनों के भीतर, पाक्षिक यानी कि 15 दिनों के भीतर, मासिक यानी कि महीने भर में, या छमाही या 6 माह में। तो आपका सही उत्तर है आपका सी, मासिक। प्रत्येक माह में एक मीटिंग होती है मुख्य सेविका के आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण के लिए, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है। मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है उसको आपको समझना है कि सीडीपीओ को समय समय पर आंगनवाड़ी केंद्र की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना, या ग्राम प्रधान को आंगनवाड़ी केंद्रों का रिपोर्ट देना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ए और बी दोनों। परियोजना अधिकारी ही सीडीपीओ होता है। क्लियर आपको? बाल परियोजना अधिकारी इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है सीडीपीओ का। क्लियर आपको? तो आपका बी ऑप्शन यहां पर और ए ऑप्शन दोनों सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य सेविका का कार्य है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, ग्राम प्रधान व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना, एनएम और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। तो मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य क्या है? वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और बाल विकास परियोजना अधिकारी जो होता है, जिसे सीडीपीओ कहते हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है। यहाँ से सूचनाएं इकट्ठी करके सीडीपीओ को पास तक पहुंचाती है और सीडीपीओ अपने ऊपर से अधिकारी के क्षेत्र में तक पहुंचाती है सूचनाएं। क्लियर आपको? तो 10वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है ग्राम प्रधान का, एनएम का, आशा का, मुख्य सेविका का। तो आंगनवाड़ी का कोई भी संबंधित कार्य है वो मुख्य सेविका से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मुख्य सेविका।
क्लियर आपको? तो प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? और इसका कार्य है मुख्य सेविका का। क्लियर आपको? सी, सूची किससे तैयार करवाएंगी? ये आंगनवाड़ी से करवाएंगी। और दिलवाना कार्य किसका है? मुख्य सेविका का। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती है मुख्य सेविका, एनएम, आशा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सेविका करती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों से डेटा लेती हैं और उसकी फिर रिपोर्ट तैयार करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? और इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो मुख्य सेविका का है। कभी कभी सीडीपीओ भी चेकिंग पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मुख्य सेविका को अपने साथ लेकर जाते हैं। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है आपका कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 2002। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक छीड़ता, सही सामाजिकरण। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, सही सामाजिकरण बाल अपराध का एक कारण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु के समूह में आते हैं? उसका सही उत्तर है आपका सी, 18 वर्ष के नीचे जो अपराधी होते हैं वो बाल अपराधी के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन कुछ अपराधों में 16 वर्ष से नीचे के ही बाल अपराधी माने जाते हैं। जैसे जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद जो 18 वर्ष की उम्र बलात्कार के आरोपी को बालक ना मानने की, उसे घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? किशोर अपराध, अनुपस्थितता या पलायनशीलता या आवारागर्दी? इसका सही उत्तर है आपका पलायनशीलता। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता कहलाता है। हर्ष कोविटस ने अपराधों के आधार पर बाल अपराधों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया है। असाध्यता जैसे घर देर से आना, आज्ञा उल्लंघन, भगोड़ापन या पलायनशीलता, घर या स्कूल से भागना, चोरी, छोटी चोरी से लेकर सशस्त्र लूटमार तक, संपत्ति का ध्वंस, जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों संपत्ति सम्मिलित है। कई बार आप देखते होंगे स्कूलों में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल की संपत्तियों को तोड़ने लगते हैं कि बिजली का बोर्ड तोड़ दिया, ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया, डस्टर तोड़ दिया या चाक पूरी फैला दी, कुर्सी तोड़ दी। तो ये उनके अंदर आदतें होती हैं। हिंसा, शास्त्रों का प्रयोग समाज के विरुद्ध करना, शास्त्रों का नहीं, शस्त्रों का प्रयोग समाज के विरुद्ध करना, और यौन अपराध, समलैंगिक कामुकता से लेकर बलात्कार तक की आदतें होती हैं कुछ बच्चों में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध टूटेंगे